everyone, I am Megha. Welcome to my channel. Guys, I am back with my another video that is on kinship usage. If you haven't watched my previous video that is on kinship and its type and it is part 1, then guys go and watch and let me know about your precious feedback in the comment section. So yes, let's begin our next video or next topic, that is kinship usage. चलिए तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, किनशिप यूसेज। जो हमारा पहला वाला पार्ट था, मतलब जो मैंने पहला वाला पार्ट बनाया था, उसमें मैंने किनशिप और उसके टाइप्स डिस्कस किए थे। जिन लोगों ने भी इसको नहीं देखा है प्लीज उसको जाके देखें, तभी आपको ये सेकेंड वाला पार्ट समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Kinship usage or rules of kinship are significant in understanding kinship system. They serve two main purpose. किनशिप यूसेज और किनशिप सिस्टम को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है या समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें किनशिप सिस्टम समझ में आए। ठीक है, दे सर्व टू मेन पर्पस। फर्स्ट इज दे क्रिएट ग्रुप और स्पेशल ग्रुपिंग और किन, फॉर एग्जांपल फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, क्लैन एक्सेट्रा। ये किनशिप यूसेज क्या काम करता है? ये दो पर्पस को सर्व करता है। फर्स्ट कि ये ग्रुप और ग्रुपिंग्स क्रिएट करता है, यानी अपनी रिलेशनशिप्स क्रिएट करता है। ठीक है, आपकी फैमिली में आपके मदर, फादर और ब्रदर एंड सिस्टर हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा था कि हमारे जो सेकेंडरी किन होते हैं, टर्शरी किन होते हैं, मतलब हमारे जो बाकी के रिलेटिव्स हैं उनके बारे में। तो ये उनके वो कैसे क्रिएट हुए? वो आपके किनशिप सिस्टम के थ्रू ही तो क्रिएट हुए हैं। ठीक है, बाकी की जो आपकी रिलेशनशिप बनी है वो किनशिप सिस्टम के थ्रू ही तो बनी है। तो एक तो ये क्या करता है, ग्रुप्स और ग्रुपिंग क्रिएट करता है, आपके नए नए रिलेशनशिप क्रिएट करता है। सेकेंड इज किनशिप रूल्स गवर्न द रोल ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग द किन। और जो आपके रिलेशनशिप हैं उनको आप उनके रूल्स बताता है कि आप उनको कैसे गवर्न करेंगे। ठीक है, आपके क्या राइट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, आपकी क्या अथॉरिटी है। ठीक है, आपकी क्या ड्यूटीज हैं। ठीक है, आप उनके साथ कैसे इंटरेक्शन करेंगे, आपको कैसे बोलना चाहिए, उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, सब चीज़ों के बारे में आपको किनशिप यूसेज बताता है। अगर मान लीजिए किनशिप सिस्टम नहीं होता तो हमें ये जो रिलेशनशिप है उनको हम क्या बोलें, यानी किस नेम से बुलाएं, ठीक है, किसके साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। किनशिप यूसेज प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर इंटरेक्शन अमंग पर्सन इन दीज सोशल ग्रुपिंग। आपको मैंने बताया ना कि आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है कि आपको किसके साथ कैसे इंटरेक्शन करना है। ठीक है, उनके साथ कैसे रहना है, कैसे बातचीत करनी है, कितना चीज़ें बोलनी है, कितनी नहीं बोलनी है, इस तरीके से। इट डिफाइन प्रॉपर एंड एक्सेप्टेबल रोल्स एंड रिलेशनशिप, डज इट एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ सोशल लाइफ। तो हमारी सोशल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कैसे एक्ट करता है? एक रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है, मतलब आपको हर चीज़ें बताते हुए चलता है। ठीक है, कुछ लोग अपने दादा दादी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो उनके साथ एकदम फन वाली चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो आपको हर एक रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस समझाता है, उसमें उस रिलेशनशिप में कैसे रहना है वो सब चीज़ें बताता है। देन some of these relationship are avoidance, technomy, evinclate, immediate, covert and joking relationship। अब ये रिलेशनशिप क्या है, कैसे इनके अंदर चीजें होती हैं, वो हम इन सब के अंदर देखेंगे, एक एक करके डिटेल में जाएंगे। फर्स्ट इज अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मीन्स टू किन नॉर्मली ऑफ अपोजिट सेक्स शुड अवॉइड ईच अदर। दो किन हैं आपस में एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। In almost all society, avoidance rules prescribe that men and women must maintain certain amount of modesty in dress, speech, gait and gesture in mixed company। अब अवॉइडेंस का मतलब होता है कि जब दो किन एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो रूल है वो आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, आप कैसे उनके सामने ड्रेसअप होंगे, कैसे बातें करेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में बताएगा। अभी आपको मैं एग्जाम्पल्स दूंगी ना तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। एक बार इसको हटा देते हैं और फिर आगे इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। द फादर इन लॉ शुड अवॉइड डॉटर इन लॉ। ज़्यादातर आपने सबके घरों में देखा होगा कि जो फादर इन लॉ है या जो ससुर है वो अपनी डॉटर इन लॉ यानी जो उनकी बहू है उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, द ब्राइड मस्ट ऑल्सो अवॉइड मदर इन लॉ ब्रदर्स। और जो न्यूली ब्राइड है वो क्या करती है, मदर इन लॉ के जो ब्रदर्स हैं उनको अवॉइड करती है। देन सन इन लॉ मस्ट ऑल्सो अवॉइड हिज मदर इन लॉ। ठीक है, सन इन लॉ जो है यानी जो दामाद है वो उसकी मदर इन लॉ को अवॉइड करता है।
एंड अदर फीमेल रिलेटिव ऑफ हिज वाइफ, और जो बाकी के जो रिलेटिव्स हैं उसके घर में उसकी वाइफ के जो रिलेटिव्स हैं उनको अवॉइड करता है। मोस्टली मदर इन लॉ सिस्टर्स, मतलब मदर इन लॉ को भी अवॉइड करता है और उनकी जो सिस्टर्स हैं उनको भी अवॉइड करता है। अवॉइड करना इन द सेंस ये कि जैसे मान लीजिए पहले के टाइम पे ऐसा होता था ना कि दादाजी घर में आते थे तो आपकी मम्मी वगैरह कुछ काम कर रही हैं तो वो सडन जैसे एकदम एंटर हुए वो, तो वो एकदम अपने ना आवाज के थ्रू बता देते थे कि मैं आ गया हूँ, ऐसे करके ऐसे करके कुछ करते थे ना वो, ऐसे करके आ जाते थे तो आप लोगों को सबको पता चल जाता था कि वो आ गए हैं। तो मम्मी आपकी क्या करती थी, सर पे पल्लू रख लेती थी, ठीक है। तो वो रूल्स एंड अवॉइडेंस वाली चीज है। जब आप इस तरीके से जब लेडीज घर में करती हैं, जब या तो फादर इन लॉ आते हैं या कोई भी आता है तो इस तरीके की चीजें जो करती हैं। देन among the Yukafir, the son-in-law is not supposed to see the face of his mother-in-law and father-in-law. यूकाफिर में क्या था कि जो सन इन लॉ था वो अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का फेस नहीं देख सकता था। रूल्स ऑफ अवॉइडेंस का एग्जांपल है ये। देन अमॉन्ग दी ऑस्ट्रिया, द मैरिड मैन इज नॉट सपोज टू सी द फेस ऑफ हिज मदर इन लॉ एटलीस्ट टिल ही गेट्स द चाइल्ड। अब यहाँ पे भी एक अलग सा ही रूल है कि जो मैरिड मैन है वो अपने मदर इन लॉ का फेस तब तक नहीं देगा जब तक उसका बेबी बॉर्न नहीं हो जाता, ये मतलब वो चाइल्ड को बॉर्न नहीं कर देता तब तक। Then third, among the Vedas of Ceylon, elder brothers and sisters are not supposed to live in the same house and even eat together. अब वेदास ऑफ साइलॉन में क्या चीज है कि जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जो भाई बहन हैं, वो एक ही घर में नहीं रह सकते और ना एक साथ खाना खा सकते। अब ये क्या है, रूल्स ऑफ अवॉइडेंस के एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग जगह की, ठीक है। इंडियन फैमिली में तो आपने देखा ही होगा कि ज्यादातर फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ को अवॉइड ही करता है। वो तो हमने हर फैमिली में ही देखा है कि जब ऐसे होता है ना कि ससुर आते हैं तो बहुएं वहां से चली जाती हैं या फिर एकदम से सडनली वो एंटर करते हैं, तो अगर उनने ऐसे कुछ आवाज करी जैसे मैंने आपको बताया ऐसे करके कोई आवाज वो करते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए, तो आपकी जो मम्मी है वो सर पे पल्लू ले लेती है। इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो रूल्स ऑफ अवॉइडेंस में आती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। ये ट्राइब्स में होता है ज्यादातर कि सन इन लॉ मदर इन लॉ का फेस नहीं देख सकता, और ना मैरिड मैन मदर इन लॉ का फेस तब तक नहीं देख सकता जब तक वो चाइल्ड को बॉर्न नहीं करे। मतलब हर जगह के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है जोकिंग रिलेशनशिप। A joking relationship involve a particular combination of friendliness and antagonism between individual and group in certain social situation. अब जोकिंग रिलेशनशिप के नेम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जिनके साथ हम मस्ती करते हैं, फन करते हैं, ठीक है। देन इन दिस सिचुएशन वन इंडिविजुअल और ग्रुप इज अलाउड टू मॉक और रेडिक्यूल द अदर विदाउट ऑफेंस बीइंग टेकन। अब आप यहाँ पे जिन लोगों के साथ भी ऐसी मस्ती करते हैं, ठीक है, तो उससे आप कैसा भी मजाक कर सकते हैं। देन अब ये वाला रिलेशनशिप हमें इंडियन फैमिली में कहाँ देखने को मिलता है वो हम देखेंगे। द यूसेज ऑफ जोकिंग रिलेशन परमिट टू टीज एंड मेक फन ऑफ अदर, यानी आप बोलते हैं टांग खींचना या फिर आप दूसरे का मजाक बनाना, ये सब चीजें आप करते हैं। सच रिलेशनशिप प्रिवेल बिटवीन अ ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, वो बोलते हैं ना दादा और पोती के बीच में या दादा और पोते के बीच में जो होता है, ऑन द वन हैंड एंड हिज ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर ऑन द अदर, है ना। आप अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर के साथ जो भी मजाक मस्ती करते हैं, यानी आपके दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, उनके साथ जो भी मजाक मस्ती करते हैं, तो एक जोकिंग रिलेशनशिप का एग्जांपल ये हो गया। बाकी के हम आगे देखते हैं, उससे पहले मैं एक बार ये हटा देती हूँ। बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है, आप इनको समझेंगे ना, जब इनके नेम्स पे मत जाइए, नेम्स थोड़े से अजीब है, लेकिन जब इनको आप मैटर को समझेंगे ना तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग है ये। चलिए अब आगे चलते हैं, जोकिंग रिलेशनशिप के बाकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। Among the Aruns of Orissa and Begas of Madhya Pradesh, such relationship prevail between grandfather and grandmother and their grandchildren. ये तो हमने देख ही लिया, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर और जो उनके ग्रैंडचिल्ड्रन उनके बीच में जो होती है, तो ये ज्यादातर ओडिशा और आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं जहाँ के जो ट्राइब्स हैं ओरुन्स एंड बेगास, ठीक है। फिर हम अब इंडियन फैमिली की बात करें। अमॉन्ग द प्रो इंडियन सच रिलेशनशिप में प्रिवेल बिटवीन अ मैन एंड वाइफ सिस्टर, यानी आप बोल सकते हैं जीजा साली के बीच में जो मजाक मस्ती होती है, ठीक है, वो कितना ज्यादा एक दूसरे को टीज करते हैं, मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, वो हम इंडियन फैमिली में ये वाली रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है, यानी जोकिंग रिलेशनशिप। दे कुड बी वेरी फ्रेंडली एंड इवन टॉक अबाउट फ्रीली अबाउट द सेक्स मैटर, मतलब वो इतने ज्यादा फ्रेंडली होते हैं कि वो सेक्स मैटर को लेके भी आराम से बात करते हैं।
Then third, among the original inhabitant of Fiji Island, a son-in-law could be very friendly with his father-in-law and could ask for anything in his house, and he may even spoil a few articles just for fun. अब फीजी आइलैंड के जो इनहेबिटेंट्स है वहां पे क्या है कि सन इन लॉ जो है वो क्या करेगा, वो अपने फादर इन लॉ के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली होता है कि वो उनके घर पे जाके कि कुछ भी चीज पूछ सकता है और कोई सी भी चीज ब्रेक कर सकता है, यानी तोड़ सकता है, तोड़ फोड़ मचा सकता है जस्ट फॉर फन। एंड इंटरेस्टिंग बात ये देखो कि द फादर इन लॉ इज एक्सपेक्टेड टू बियर विद दैट एंड नॉट टू रिएक्ट हार्शली। मतलब फादर इन लॉ को ये चीज बेयर करनी पड़ेगी, ये नहीं है कि अगर उसने तोड़ फोड़ मचा दी तो वो गुस्सा करेंगे उसके ऊपर, मतलब वो इस चीज को बहुत नॉर्मली और कैजुअली लेंगे। ठीक है, ये फीजी आइलैंड का एक एग्जाम्पल था। देन थर्ड इज टेक्नोमी। According to this usage, a kin is not referred to directly but is referred to through another kin. यहाँ पे क्या होता है कि एक किन है वो दूसरे किन को डायरेक्टली नेम से नहीं बुलाएगा, दूसरे नेम से बुलाएगा, यानी फादर ऑफ सो एंड सो। भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। एग्जांपल, in a traditional Hindu family, wife does not directly utter the name of her husband but refers to her husband as a father of so and so, say Dipti, Swati और विक्रम और वरुण। अब क्या होता है कि आपने ट्रेडिशनल हिंदू फैमिलीज में तो देखा होगा कि पहले के टाइम पे, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, पहले के टाइम पे और इनफैक्ट यस अभी भी, कि जहाँ कुछ फैमिली में ऐसा होता है कि जो आपकी मदर है वो आपके पापा को किस ऐसे बुलाती हैं कि वरुण के पापा, ठीक है, स्वाति के पापा, दीप्ति के पापा, इस तरीके से बुलाती हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप उनके हस्बैंड का वो नेम नहीं लेती हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज तो आपको अपने घर में भी देखने को मिली होगी कि काफी इजी है। इस यूसेज को हम टेक्नोमी बोलते हैं, जब एक किन दूसरे किन को डायरेक्टली नेम से ना बुला के दूसरे नेम से बुलाता है, यानी फादर ऑफ सो एंड सो। ठीक है, देन अगर आपको ये टेक्नोमी का एक अच्छा सा एग्जाम्पल याद रखना है, मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तो मैं ऐसी चीजें ना बड़े लाइफ जो होती है ना, रियल लाइफ से रिलेट करके देखती थी कि अपन जो चीजें करते हैं वो वैसी भी होती हैं जैसे हम टीवी देखते थे उस टाइम पे। तो टेक्नोमी में क्या होता था, जब मैं एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जो दया है वो कैसे बोलती है टप्पू के पापा। तो जब मैंने वो चीज सुनी तो मैंने उसको वहां यहाँ रिलेट किया कि हाँ वो भी इस तरीके से ही बोलती है। तो आप याद रख सकते हैं कि टप्पू के पापा यानी वो उसको दूसरे किन के नेम से बुला रही है ना, मतलब फादर ऑफ सो एंड सो। अभी मैंने बताया ना कि आप किसी भी नेम से बुला सकते हैं। ज्यादातर जो हिंदू में ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में वाइफ इस तरीके से ही बुलाती हैं अपने हस्बैंड को, फादर ऑफ सो एंड सो। ठीक है, मतलब अपने बच्चे के नेम के थ्रू बुलाती हैं। तो आप इसको एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि जैसे दया बहन बोलती टप्पू के पापा, उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देन अमॉन्ग्स द होपी अ वुमेन रेफर टू हर मदर इन लॉ एज अ ग्रैंड मदर ऑफ सो एंड सो। अब होपी एक ट्राइब है, वहां पे विमेन्स क्या करती हैं, अपनी मदर इन लॉ को भी यानी अपनी सास को भी ऐसे बुलाती हैं ग्रैंड मदर ऑफ सो एंड सो, मतलब वो उनका डायरेक्ट नेम नहीं लेंगी। ठीक है, इस तरीके से बुलाएंगी अगर कभी बुलाना है तो ग्रैंड मदर ऑफ सो एंड सो। काफी इंटरेस्टिंग है, आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टेक्नोमी और अवॉइडेंस और जोकिंग रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं हो। बहुत ईजी सा है, इंटरेस्ट लेके पढ़ो और समझो चीजों को, डायरेक्ट लाइफ से रिलेट करो, अच्छे से समझ आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एविनकुलेट की। दिस रेफर टू अ स्पेशल रिलेशनशिप दैट परसिस्ट इन सन सोसाइटी बिटवीन मैन एंड हिज मदर ब्रदर। यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो किसके बीच में आपको स्पेशल रिलेशन देखने को मिलेगा, मैन एंड हिज मदर ब्रदर यानी जीजा और साले के बीच में। ठीक है, दिस टर्म फ्रॉम लैटिन वर्ड एविनकुलस मदर ब्रदर इज समटाइम यूज्ड टू डिस्क्राइब द अथॉरिटी ऑफ मदर ब्रदर ओवर हिज सिस्टर चिल्ड्रन एंड इन अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी। मैट्रिलिनियल सोसाइटीज जो हैं वहां पे आप बोल सकते हैं कि जो आपके मदर के जो ब्रदर है यानी आपके जो मम्मी के जो भाई हैं यानी आपके जो मामा हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, उनके जो बच्चे हैं उनके तरफ। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो कि भांजा भांजी की तरफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं कि उनके जो भी डिसीजंस हैं वो वही लेंगे। ठीक है, और उनको मतलब उनकी फैमिली में, ठीक
ठीक है, यानी आपकी जो मदर की फैमिली है उसमें उनके जो ब्रदर हैं उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो हर चीज़ में डिसीजन लेंगे, उनकी अथॉरिटी होती है, मतलब भांजा भांजी की तरफ जो भी डिसीजन लेना है तो वो लेते हैं, उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि मैट्रिनियल सोसाइटीज वो होती हैं जहाँ पे जो वंशज है वो मम्मी के थ्रू चलता है, यानी मदर के थ्रू चलता है, ठीक है, मदर ही सारी अथॉरिटी होती है, मदर ही सारे डिसीजंस लेती है, तो वहाँ पे उनको कौन सपोर्ट करता है, उनके ब्रदर, यानी जो आपके अंकल बोल सकते हो, मैटरनल अंकल यानी मामा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको हम बोलते हैं एविनक्लेट। This usage is found in matriarchal system in which prominence is given to the maternal uncle in life of his nephew and niece। यहाँ पे nephew and niece के जो भी डिसीजन होंगे, यानी जो भांजा और भांजी के जो भी डिसीजन होंगे वो कौन लेगा, वो आपके मामा लेंगे, ठीक है, ऐसा एविनक्लेट में यूसेज में बताया गया है। देन नेक्स्ट इज एमिटेट। एमिटेट इज अ यूसेज विच गिव स्पेशल रोल टू द फादर सिस्टर। यहाँ पे था मदर ब्रदर, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया फादर सिस्टर। यहाँ पे किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, फादर सिस्टर, यानी आपके पापा की बहन को, जिसको हम बोलते हैं बुआ, बुआ, ठीक है। Here the father sister is given more respect than the mother। यहाँ पे आपकी मदर से भी ज्यादा आपकी फादर की जो सिस्टर है, जो आपको बुआ है, उनको मिलती है इंपॉर्टेंस। एग्जाम्पल, this usage is more prevalent among the Counts of Polynesia, Todas of Nilgiri and among the Crow Indians। ये सब जगह, ये कुछ ट्राइब्स में भी देखा गया है, और यहाँ क्रो इंडियंस यानी इंडियन फैमिलीज में भी ये चीज देखी जाती है कि बुआ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। Among the Todas, the child get his name not through his parents but through the father sister। अब टोडाज में तो ये भी था कि वहाँ पे मतलब फादर की जो सिस्टर है, यानी जो बुआ है, वो ही आप लोगों के नाम रखेगी, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि ना, आपके नेम्स वगैरह रखने का राइट भी आपके पेरेंट्स को नहीं है, बल्कि आपके फादर की सिस्टर को है, यानी आपकी बुआ को है। बिकॉज नेमिंग द चाइल्ड इज हर प्रिविलेज एंड दिस यूसेज इज नॉर्मली प्रिवेलेंट इन पैट्रिलिनियल सिस्टम। ये ज्यादातर पैट्रिलिनियल सिस्टम में होता है, जहाँ पे फादर के थ्रू आपका वंशज चलता है, तो वहां पे क्या करती है कि फादर के जो चिल्ड्रन है उनका नेम कौन रखती है, बुआ रखती है, ठीक है। ये ज्यादातर इंडियन सोसाइटीज में देखा गया है, और ये यूसेज बहुत ज्यादा फॉलो होता है, जिसको हम बोलते हैं एमिटिएट। तो आपको नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, एविनक्लेट एंड एमिटिएट, ठीक है। चलो अब लास्ट हमारा होगा कोवेट, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इजी है, ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स याद रखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा बिल्कुल। चलिए अब लास्ट हमारा बचा है कोवेट, जो लास्ट यूसेज है, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं। दिस किनशिप यूसेज इन्वॉल्व ओनली हस्बैंड एंड वाइफ। अब ये किसके बीच में होगा, हस्बैंड एंड वाइफ की। According to this usage, the husband is made to lead the life of invalid along with his wife whenever she gave birth to a child। जब हस्बैंड की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसकी वाइफ फॉलो करेगी 9 months, वो उसको भी फॉलो करने होंगे, ठीक है। कैसे, he is then not supposed to engage himself in hard work but expected to observe dieting and certain other taboos। होता है ना कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो ज्यादा काम नहीं कर सकती, डाइटिंग उसको फॉलो करनी होती है, मतलब वो हर चीज खा नहीं सकती। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट Anthropologists have observed the practice of this usage among the Khasis and Thodas of India and the Caribs of South Africa। तो ये कुछ ट्राइब्स में ये चीज़ देखी गई कि जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो जो चीज़ें उसकी वाइफ 9 months तक फॉलो करती है, जैसे उसको कोई हार्ड वर्क नहीं करना है, जैसे उसको कुछ होता है ना कि कुछ चीज़ें नहीं खानी है, तो ऐसे सर्टेन टैबूज जो वो फॉलो करती है, ठीक है, वैसे ही चीज़ें उसका हस्बैंड भी फॉलो करता है। और एक थिंकर थे मैलिनोव्स्की, उनका ये मानना था कि ऐसी चीजें करने से जो हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है, ठीक है, जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो जाता है, ऐसे बोला जाता था। और ऐसे भी बोला जाता था कि वो जिस पेन से उस टाइम पे गुजरती है या जो भी चीजें उसके साथ होती हैं, तो उसको हस्बैंड को भी ये चीजें पता लगे, तो ये चीजें की जाती थी उस टाइम पे ट्राइब्स के टाइम, ट्राइब्स में ये चीजें की जाती थी, ताकि हस्बैंड को भी पता चले कि कैसी कैसी चीजें उसकी वाइफ फील कर रही है, तो वो भी इस चीज को उसके साथ देके उस चीज को फील करे, ठीक है। बहुत अच्छी थी ये चीज ट्राइब्स में। तो ये था हमारा कोविड, ठीक है। तो आपको आई होप अच्छे से समझ आया हो, बहुत इजी है, ठीक है।
और मैंने बिल्कुल आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपन उसको मिलके क्लियर करेंगे। ओके, सो दिस इज all about kinship usage. So guys, this is all about kinship usage. If you like my video, then do like, share and subscribe, and don't forget to give your precious feedback in the comment section. And if you want PDF of these slides, then do follow me on Telegram channel, that is Sociology with Megha. And if you have any doubt regarding any topic, then please write on the comment section. So yes, this is all about it. Thank you so much, and till then, take care, bye bye, and see you in the next video.